अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आइसोटॉप्स का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव टॉपिक मैथ्स को डिटेल में कवर किया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, आइसोटॉप्स को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी जनरल और सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा। आप सपोज कर रहे हैं कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 भाई, देयर आर 3 ब्रदर्स इन द फैमिली। अब तीनों भाइयों का ताल्लुक सेम फैमिली के साथ है, फैमिली तीनों की सेम है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या तीनों का वेट सेम होगा? मेरे ख्याल में आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर यही होगा कि सर तीनों का वेट सेम नहीं होगा, यानी कि तीनों का जो वेट है, वेट वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, एक कॉमन सी बात है। तो तीनों भाइयों की फैमिली सेम है, लेकिन तीनों भाइयों का वेट डिफरेंट है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की दुनिया में हम इसी चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? ये एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के। मतलब फर्ज कर ले आपके पास 3 एटम्स हैं, तीनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, तीनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन तीनों का जो मैस नंबर है, तीनों का मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 3 भाइयों की एग्जाम्पल दी। 3 भाई हैं, तीनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है, लेकिन एक फैमिली से होने के बावजूद तीनों का जो वेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरीके से आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जिनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट के साथ होता है, लेकिन उन तीनों एटम्स का मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? कि वो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स विथ डिफरेंट मैस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ऐसे एटम्स जिनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से हो, लेकिन उनका मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब मैस नंबर के बारे में आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप में से जानते भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है उसको हम मैस नंबर बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स होते एक ही एलिमेंट के एटम हैं, लेकिन उन एटम्स का मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी आइसोटॉप्स क्या है। अब हम कुछ एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। Isotopes of hydrogen। तो बच्चों, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन तीन आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन 1, सेकेंड नंबर पे हाइड्रोजन 2 और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन 3। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन 1 है इस आइसोटॉप को बोला जाता है प्रोटीन। ये जो सेकेंड वाला आइसोटॉप है ड्यूट्रियम, और जो थर्ड वाला आइसोटॉप है जिसका मैस नंबर 3 है उसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। लेकिन एक बात आपने और भी याद रखनी है कि मैस नंबर तो आइसोटॉप्स का डिफरेंट होता है, लेकिन याद रखना है एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मैस नंबर
डिफरेंट रहेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और एलिमेंट भी सेम ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट डज एटॉमिक नंबर टेल अस? एटॉमिक नंबर टेल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आइसोटॉप्स वो एटम्स हैं जिनका मैस नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। यानी कि सभी आइसोटॉप्स में प्रोटॉन्स की तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। सभी आइसोटॉप्स में प्रोटॉन का जो नंबर है, प्रोटॉन की तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आप जो सुनने वाले हैं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन चूंकि आइसोटॉप्स में सेम होते हैं, तो जाहिर बात है ये जो मैस नंबर डिफरेंट होगा, ये मैस नंबर प्रोटॉन की वजह से डिफरेंट नहीं होगा। मैस नंबर किसकी वजह से डिफरेंट होगा? न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सभी आइसोटॉप्स में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि सभी आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो आइसोटॉप्स के बनने का रीज़न क्या है? वाई द atoms of same elements have different mass number? Because they have different number of neutrons. They are not isotopes because of number of protons. They are isotopes because of number of different neutrons. न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से आइसोटॉप्स के अंदर आइसोटॉप्स का मैस नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने हाइड्रोजन के मैंने आइसोटॉप्स लिखी हैं, तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तीनों का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे? न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n = a - z। a क्या है? व्हाट इज a? a इज मैस नंबर। a इज मैस नंबर इज डिनोटेड बाय a एंड z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमेशा हम जो मैस नंबर है इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं। तो ऊपर वाला मैस नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। यू विल माइनस एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैस नंबर। आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। जैसे अगर ये प्रॉब्लम है, इसके अगर आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो इसके मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। अब आप जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मैस नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो 1 - 1 आंसर will be 0। यानी कि प्रोटीन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर न्यूट्रिएंट के मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करूँगा। 2 - 1 = 9। यानी कि न्यूट्रिएंट के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रिटियम, इसका मैं अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूट्रॉन्स। यानी कि ट्रिटियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स में प्रोटॉन नंबर सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। तो फर्क किसमें आ रहा है? फर्क आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो आइसोटॉप्स के बनने के पीछे रीज़न ये है कि आइसोटॉप्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एटम्स में न्यूट्रॉन्स का वेरिएशन आ जाता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से मैस नंबर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आपको आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की तरफ लेकर चलता हूँ। बेटा जो कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर लिखेंगे, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो बेटा जो कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। जैसे मैंने बताया मैस नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो 12 - 6 = 6 न्यूट्रॉन, 13 - 6 = 7 न्यूट्रॉन्स, 14 - 6 = 8 न्यूट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं हर आइसोटॉप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते हुए। ठीक है, जिसकी वजह से मैस नंबर डिफरेंट होगा।
ठीक है, तो ये था आइसोटॉप। अब हम एक आइसोटॉप से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे और लास्टली फिर हम आइसोटॉप्स को कनेक्ट करेंगे रिलेटिव टॉपिक्स के साथ। तो टॉप जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज आइसोटॉपिक अबंडेंस। आइसोटॉपिक अबंडेंस इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है और उस क्लास में 75 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। तो मैं ये बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा है और गर्ल्स कम है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि क्लास में 75% बॉयज़ हैं जबकि 25% क्या है, गर्ल्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बॉयज़ की परसेंटेज अबंडेंस, बॉयज़ की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 75%। यानी कि 100% में से 75% जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है, और 25% अबंडेंस है गर्ल्स की, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को परसेंटेज की टर्म्स में बताना, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। एक चीज़ कितनी ज़्यादा पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। तो जैसे हमने क्लास के अंदर बॉयज़ की अबंडेंस बताई कि बॉयज़ की अबंडेंस 75% है और गर्ल्स की अबंडेंस 25% है, इसी तरीके से हम आइसोटॉप्स की आइसोटॉपिक अबंडेंस बताएंगे कि कौन सा आइसोटॉप नेचर में ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा आइसोटॉप नेचर में कम पाया जाता है। तो ये जो मैंने आपके सामने हाइड्रोजन और कार्बन के आइसोटॉप्स लिखे हैं, हर आइसोटॉप की एक परसेंटेज अबंडेंस है। इसको मज़ीद कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपको क्लोरीन के आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि उसके दो आइसोटॉप्स हैं, इनमें अंडरस्टैंड है और ये जो मैंने अपनी एक फर्जी एग्जाम्पल दी है उससे रिलेट करेगा। तो क्लोरीन जो है, अगर मैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। बेटा इसकी अगर मैं अबंडेंस की बात करूँ तो ये 75% एग्जिस्ट करता है और ये जो क्लोरीन 37 है ये 25% एग्जिस्ट करता है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए आपके पास 100 एटम्स हैं क्लोरीन के, यू हैव 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन। सो इन द सैंपल ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन, अकॉर्डिंग टू द आइसोटॉपिक अबंडेंस वी विल से कि 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन में से मेरे पास 75 एटम्स जो हैं वो क्लोरीन के ऐसे होंगे जिनका मास नंबर कितना होगा? 35। 75 एटम्स का जो मास है वो क्या होगा? मास नंबर 35 होगा, क्योंकि हमने देखा कि क्लोरीन के गिवन सैंपल में अबंडेंस आइसोटॉप्स की कितनी हो सकती है? क्लोरीन 35 की 75% अबंडेंस हो सकती है, क्लोरीन 37 की 25% अबंडेंस हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 एटम्स हैं क्लोरीन के तो उनमें से 75 एटम्स का मास नंबर कितना होगा? 35, और 25 एटम्स का जो मास नंबर है वो कितना होगा? 37। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हर 100 एटम्स में से क्लोरीन के 75 हर 100 एटम्स के सैंपल में से आपको 75 एटम्स का मास नंबर 35 मिलेगा, जबकि 25 एटम्स का मास नंबर कितना मिलेगा? 37 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो हाइड्रोजन का ये जो प्रोटीन वाला आइसोटॉप है ना, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी अगर मैं परसेंटेज आइसोटॉपिक अबंडेंस की बात करूँ तो ये एग्जिस्ट करता है तकरीबन 99%। यानी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 100 एटम्स का सैंपल हो तो उनमें से 99 एटम्स का मास नंबर कितना होगा? 1। सो दिस वाज आइसोटॉपिक अबंडेंस। अब चलते हैं हम वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। अब हम आइसोटॉप्स को, आइसोटॉपिक अबंडेंस को कनेक्ट करेंगे रिलेटिव टॉपिक के साथ।
अच्छा तो स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आइसोटॉप को कनेक्ट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ। तो आइसोटॉप्स के बारे में हमने समझा कि आइसोटॉप्स वो आइटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। फिर हमने आइसोटॉपिक अबंडेंस के बारे में समझा कि आइसोटॉपिक अबंडेंस आपको किसी भी आइसोटॉप के एग्जिस्ट करने की परसेंटेज बताती है कि कौन सा आइसोटॉप नेचर में ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा आइसोटॉप नेचर में कम पाया जाता है। जैसे अभी हमने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का कंपैरिजन किया, फिर मैंने आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का भी आपको बताया, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन का भी बताया। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स का मास नंबर पता हो और उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस के बारे में हमें पता हो तो हम इजीली उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आप उस फॉर्मूले को ज़रा गौर से समझिएगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास Rm कैलकुलेट किया जाता है। ज़रा फॉर्मूला लिखो, m1p1 प्लस m2p2 m3p3 प्लस एंड सो डिवाइडेड बाय 100। बेटा इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से समझें, ये m1p1 का मतलब क्या है? m1 है mass number of first isotope, p1 percentage abundance या आइसोटॉपिक abundance भी कह सकते हैं, abundance of the first isotope। ठीक है, इसी तरीके से m2 होगा mass number of second isotope और p2 percentage abundance of second isotope। ठीक है, तो अगर आपको मास नंबर पता है, आपको परसेंटेज अबंडेंस पता है, आप फॉर्मूले पे लगाते हैं जितने भी आइसोटॉप, दिस इज फॉर फर्स्ट आइसोटॉप, सेकंड आइसोटॉप, थर्ड आइसोटॉप एंड सो ऑन। फर्स्ट करिए एक एलिमेंट के 9 आइसोटॉप्स हैं, कितने? 9 आइसोटॉप्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास 9 वैल्यूज होंगी, उन 9 वैल्यूज को सॉल्व करके आप डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 पे डिवाइड करना है, सारी कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई ऐड करके। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन वाले और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा था एक जो क्लोरीन है इसके 2 आइसोटॉप, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप, एक है बेटा क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। ठीक है, अब क्लोरीन 35 की जो अबंडेंस अभी मैंने आपको बताई थी वो थी 75% और क्लोरीन 37 की थी 25%। तो देखिए 2 आइसोटॉप हैं, दोनों का मास नंबर भी है हमारे पास, ये m1 होगा, ये m2 होगा और साथ में परसेंटेज आइसोटॉपिक अबंडेंस भी है। दिस इज p1, ये पहले आइसोटॉप का और ये दूसरा आइसोटॉप का। तो Rn फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 आइसोटॉप्स हैं, so we will consider the two values m1 p1 plus m2 p2 divided by 100. What is m1? m1 is the first isotope, mass of first isotope, mass number of first isotope, and the first isotope is chlorine 35 and its mass number is 35. And p1 but isotopic abundance of first isotope. So what is the isotopic abundance of first isotope? 75%. And then we move to the second isotope. What is m2? m2 is the mass number of second isotope, which is 37, and p2 is the isotopic abundance of second isotope, which is 25. दोनों वैल्यूज को इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो 35.5 आएगा।
अब ये तो थोड़ा कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम फाइनल बात की तरफ चलते हैं। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का वो मास होता है जो हम कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा आपको डेसिमल में मिलेगा, फ्रैक्शन के अंदर मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। जैसे ये होल नंबर नहीं है, 35.5 है, ठीक है, तो डेसिमल में रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा डेसिमल में क्यों मिलता है, उसकी रीज़न आपके सामने है। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते वक्त हम सारे आइसोटॉप्स का एवरेज मास लेते हैं, सारे आइसोटॉप्स का एवरेज मास लेते हैं। यहाँ पर हमने ये 35.5 निकाला, इसमें सिर्फ एक आइसोटॉप को कंसिडर नहीं किया, हमने दोनों आइसोटॉप्स को कंसिडर किया, उनकी आइसोटॉपिक अबंडेंस को कंसिडर किया, और कैलकुलेशन करके हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। इस वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा आपको फ्रैक्शन के अंदर मिलेगा, डेसिमल पॉइंट्स पर मिलेगा, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज मास होता है ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स। इस पे हम किसी एक आइसोटॉप को कंसिडर नहीं कर रहे होते। जबकि अगर मास नंबर की बात की जाए, सिंपल मास नंबर की, तो मास नंबर में हमारा फोकस एक आइसोटॉप पर होता है। अगर मैं मास नंबर की बात करूँ तो क्लोरीन का मास नंबर 35 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा फोकस सिर्फ क्लोरीन में 35 है, जबकि मास नंबर के एतबार से दूसरा आइसोटॉप भी है जिस क्लोरीन 37। लेकिन जब दोनों का एवरेज मास निकालेगा तो वो कितना निकलता है, 35.5, क्योंकि हमने एवरेज मास में सिर्फ एक आइसोटॉप को कंसिडर नहीं करना, हम बाकी तमाम आइसोटॉप्स को भी कंसिडर करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास Ra है वो होता है 1.0079। वाई इट इज 1.0079? ये 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तीनों आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के उनका एवरेज मास लिया है, ठीक है, प्रोटीन का भी, ड्यूटेरियम का भी और ट्रिटियम का भी। इस तरीके से कार्बन जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12.01। वाई इट इज 10.01? क्योंकि ये एवरेज मास निकाला है हमने, और इसमें हमने कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स को कंसिडर किया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और उससे पहले हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन